गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ओके, तो आज हम आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं बायोलॉजी क्लास 11th। ओके स्टूडेंट, आर यू रेडी फॉर दिस? आप इसके लिए तैयार हो? ओके, वेल डन। चलो शुरू करते हैं पहला लेसन बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हम कुछ इस तरह कवर करेंगे बायोलॉजी को, जैसे कि एनसीईआरटी तो कवर होगा ही, साथ में एक्स्ट्रा भी कवर होगा, जिससे और भी एम्स वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चन को भी मतलब अपने लेक्चर में धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको इसमें साथ देना पड़ेगा मेरा। ओके स्टूडेंट, नाउ एनसीईआरटी को समझाने में मैं पूरी आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, और आप लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिविंग वर्ल्ड को कैसे समझा जाए, किस तरह समझा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, साइंस क्या होता है ना बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, साइंस क्या होता है? साइंस होता है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना। अगर नॉलेज हम लिविंग थिंग के बारे में लेते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मीन्स होता है बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉगस मतलब होता है स्टूडेंट स्टडी करना। अगर लाइफ की स्टडी करते हैं तो हम किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी के अंदर करते हैं स्टूडेंट। ओके, और बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है ना, अर्थ पे जो लाइफ की स्टोरी है उसको भी हम बायोलॉजी बोलते हैं। अर्थ पे लाइफ कैसे आई उसको भी हम बायोलॉजी बोलते हैं। एक लेसन में पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन में कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन कैसे हुई स्टूडेंट। ओके, तो हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि जो आपका 11th स्टैंडर्ड स्कूल का एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाए। ठीक है स्टूडेंट। ओके, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। समझ में आ गया? अब देखो ये लिविंग वर्ल्ड कितना अजीब है ना, कितना वंडरफुल है। एनसीईआरटी चल रहा हूँ मैं पूरी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही वंडरफुल है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वंडरफुल में कि आखिर कैसे कह सकते हैं कि इतना वंडरफुल है, जैसे कोल्ड माउंटेन हो गया। ठीक है, वहाँ पर भी लाइफ होती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया। डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? पतझड़ी वन जो होते हैं यूएस में, चाइना में, जापान में। ठीक है, पतझड़ी वन मतलब क्या होता है? अपनी पत्तियाँ जो होती हैं बड़ी बड़े पत्तों की होती हैं, कैनोपी ऐसे जैसे मतलब कि ऐसे ट्री होते हैं कुछ। ठीक है ना, कैनोपी बोलते हैं उनकी पत्तियों को। पूरा ट्री क्या होता है? एक छावनी की तरह रहता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। वो पत्ते क्या होते हैं? हर एक सीज़न में फॉल कर जाते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। सीनरी टाइप आप इमेजिन कर सकते हो ना, कि वहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए फ़ोटो खिंचवाना है तो कितना मज़ा आएगा। किसी मूवी वगैरह में दिखाता है लंबे लंबे ट्री रहते हैं, ब्राउन कलर की पत्तियां गिरी रहती हैं। ठीक है ना, तो वैसा फॉरेस्ट होता है। उस फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है एवरेज टेम्परेचर उसका। तो वहाँ पर भी लाइफ पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ओशन में, सागर में भी लाइफ पाई जाती है। फ्रेश वाटर लेक नदी में भी पाई जाती है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है स्टूडेंट? एक गर्म पानी का झरना, जिसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। हमारे शिमला में भी है। ठीक है, तत्ता पानी झरना शिमला के आसपास कहीं है। वो क्या होता है? बहुत यूज़फुल होता है, जॉइंट पेन वगैरह के लिए भी उसमें लोग जाते हैं, अपना नहाते हैं। ठीक है ना, उसमें मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को आप लोग? गर्म पानी का झरना, अब उसमें भी लिविंग थिंग पाई जाती है। तो कितना आश्चर्यजनक लग रहा है ना, वंडरफुल है। स्टार्टिंग ही वंडरफुल से हुआ है कि आखिर लिविंग वर्ल्ड है। और जो कम्युनिटी है स्टूडेंट, कम्युनिटी मतलब जैसे कि और भी बात करें अगर गैलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ते हुए जो घोड़े हैं। ठीक है ना, और फ्लावर की जो घाटियाँ हैं, कितना मतलब सुंदर लगता है। ठीक है ना, और कुछ डरावना भी है, जैसे शार्क का अटैक करना, टाइगर का अटैक करना, अगर लायन किसी पे अटैक कर रहा है तो ये सब सोच के कितना अजीब फील होता है ना कि ये आखिर है क्या। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देना चाहें तो दो पर्पस से दे सकते हैं। अगर कोई फिलॉसफी के हिसाब से देगा तो वो लाइफ का उद्देश्य बताएगा, जीने का उद्देश्य। लेकिन हम ठहरे बायोलॉजी के स्टूडेंट और साइंटिस्ट, तो हम इसका टेक्निकल आंसर देना चाहेंगे कि लिविंग वर्ल्ड आखिर है क्या। अब टेक्निकल आंसर हम किस तरह दे पाएंगे? जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो नॉन लिविंग से डिफरेंट कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, इतना नोट करो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ।
इसकी चिंता आप छोड़ दो, ठीक है, कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, कुछ नहीं, एक लेक्चर में, मेरे लेक्चर में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, मैंने अभी जनरल बातें की हैं इस पे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि लिविंग वर्ड और लिविंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा कि आप बहुत सारी जानते हो कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट बता सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो डिफाइनिंग होती है और कुछ नॉट डिफाइनिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ लिविंग वर्ल्ड की उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। मैं अभी बता रहा हूँ इसको, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इसका एक्सेप्शन मतलब क्यों, मतलब कैसे, किधर से, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर आप समझो इसको, जैसे ग्रोथ है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना, एडाप्टेशन एंड होम्योस्टैटिस है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसी पे हम बात करेंगे, एनसीईआरटी में भी इसी पे बात की गई है। तो चलते हैं हम ग्रोथ की अगर बात करते हैं स्टूडेंट। कुछ तेज़ तो नहीं हो रहा है ना स्पीड वगैरह, चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे सब लोग, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेक्चर आपको आदत पड़ जाएगी सुनने की, और एनसीईआरटी भी हैबिट बन जाएगी आपको पढ़ने की, डोंट वरी, ठीक है। तो लाइफ की शुरुआत, एक याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक साइंटिस्ट थे हक्सले, ठीक है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, पूछ सकता है नहीं, पूछा जा चुका है कि हक्सले, ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि जो लाइफ की, जो लिविंग की फिजिकल बेसिस है वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, प्लाज्म मतलब लिक्विड, फ्लूइड। तो सबसे ज़्यादा एंशिएंट फ्लूइड जो है, ठीक है ना, वही क्या है, लिविंग थिंग की बेसिस है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे कि कोई भी लिविंग थिंग है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा ही होगा। सेल वाले लेसन में हम बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म आखिर होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो प्रोटोप्लाज्म समझ जाओ कि जो फ्लूइड है ना सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, उसको ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रोटोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जब से ओरिजिन हुई है लाइफ की, तब से वो चला आया है, ठीक है। तो वो तो बात थी। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग थिंग क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग थिंग या फिर सेल, ठीक है ना, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। हक्सले ने बताया था, ये टर्म दिया था, ये बात याद रखना आप लोग। IMP, ठीक है ना, ये IMP है, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ आपको अभी। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे। ग्रोथ जो होता है इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। अब ग्रोथ में क्या होता है, मास होता है, ठीक है ना, मास बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, ठीक है ना, उसको ग्रोथ बोलते हैं। अगर किसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम, अगर मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ कैसे होगा, सेल डिवीजन से होगा, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन होता है, और ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड होता है लिविंग में, और नॉन लिविंग में आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है ना। और आउटसाइड होता है इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। वेरी IMP, ठीक है स्टूडेंट। तो अब कहेंगे कि सर नॉन लिविंग तो चीज़ ग्रोथ कर रही है, चट्टान वगैरह मतलब जो है उस पर, तो इसीलिए तो ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं माना गया है। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रही है कि हाँ इनसाइड जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। जैसे कि प्लांट में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ठीक है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है प्लांट में, इसीलिए उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल में क्या होता है, फिक्स्ड ग्रोथ होता है, उसको डिटर्मिनेट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ग्रोथ यूनिसेलुलर में क्या है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये जब बड़े होते हैं, जब इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस कहता है कि अब इतने बड़ी सेल को मैं, सेल जैसे बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी सेल को मैं संभाल नहीं सकता हूँ अकेले, तो न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है।
अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसमें जब 2 न्यूक्लियस हो जाता है सेल के अंदर, तो वो कहते हैं कि ऐसा करो, आधा साइटोप्लाज्म तुम ले जाओ और आधा साइटोप्लाज्म मैं ले जा रहा हूँ। मतलब एक एक पार्ट पूरे सेल का पार्ट जो है ले लिया, न्यूक्लियस ने अलग अलग कर लिया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीज़न हो गया। ठीक है ना। मतलब अगर सेल पढ़ेंगे हम तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। बस आप समझो कि सेल जब ग्रोथ कर रही है तो पूरी बड़ी सेल एक न्यूक्लियस संभाल नहीं पाता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो 2 सेल बना देता है। एक को बोलता है तुम संभालो, दूसरे को मैं संभालूंगा। ठीक है स्टूडेंट। तो सेल जो यूनिसेलुलर है उसमें जो ग्रोथ हो रहा है और जो सेल डिवीज़न हो रहा है वही उसका क्या है, रिप्रोडक्शन है। एक दूसरे के सिनोनिम से वर्ड यूज़ होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। अब ये सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर अगर इसको सभी ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो हमारे मोहल्ले में एक भैया भाभी हैं जिनको क्या होते हैं 15 साल हो गया शादी हुए और अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं। हाँ, बात तो सही है। तो सर क्या वो लिविंग रहेंगे कि नॉन लिविंग रहेंगे, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, लिविंग की प्रॉपर्टीज़ तो है। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन कपल रिप्रोड्यूस नहीं करते, एक्सेप्शन है ना, तो इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। म्यूल से एक होता है, म्यूल से बोलते हैं कि जब मेल डंकी फीमेल हॉर्स से, ठीक है ना, जो रिप्रोड्यूस होता है मेल डंकी फीमेल हॉर्स से कॉम्बिनेशन से जो रिप्रोड्यूस होता है उसको म्यूल बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। वर्कर बी जो होती हैं मधुमक्खी में एक कैटेगरी बांटी गई है वर्कर बी की, वो भी स्टेराइल होती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है ना। स्टेराइल ह्यूमन कपल ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ये दोनों जो है नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। समझ रहे हो ना स्टूडेंट। ओके, ठीक है। तो ये था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट, समझो इसको। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म या बॉडी, ठीक है ना, लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी में सब सिंपल समझो इसको। मान लो कि क्या होता है, अगर मम्मी को खाना बनाना रहता है तो जैसे कि अगर मान लो सब्जी बनानी है तो सब्जी को कट करेगी। अब वो सब्जी को कट करके बन जाएगा खाना। उसी तरह हमारी सेल को भी ऐसा ही कुछ काम रहता है, वो मॉलिक्यूल को तोड़ती है, मॉलिक्यूल को जोड़ती है, ठीक है ना, नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है और पुराने मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मतलब लार्जर मॉलिक्यूल है तो उसको तोड़ती है, ठीक है, और स्मॉलर मॉलिक्यूल है तो उससे नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। ये सब लिविंग थिंग के अंदर होता है। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में कहाँ पे होगी, सेल के अंदर होगी, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल वाला लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सोचा था कि पहले वही शुरू कर दूं, लेकिन आपके 11th के हिसाब से भी मुझे चलना है और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी चलना है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मेटाबॉलिज्म बात करते हैं तो 2 तरह से होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल लार्जर में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल लार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, एनाबॉलिज्म। अगर लार्जर मॉलिक्यूल टूट के ब्रेक डाउन होकर स्मॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। तो मेटाबॉलिज्म जो है सभी सेल में होता है एकदम। आंख बंद करके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पे टिक कर दो। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। सेंसिटिविटी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। मतलब एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग, कॉन्शियसनेस। ठीक है। जैसे प्लांट है, एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या होते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, जिसको फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। कुछ एनिमल जो होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सीजनल ब्रीडर बोलते हैं उनको। तो इन्वायरमेंट को फील कर पा रहे हैं तभी तो ऐसा कर रहे हैं। अगर कॉन्शियसनेस की बात करें हम, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, मतलब सेंसिटिविटी या फिर
तो प्लांट में मैंने बताया कि फोटो पीरियडिज्म होता है, मतलब फ्लावरिंग की टाइम होती है, ठीक है। कब, जैसे कि टाइम वो कैसे फ्लावर देंगे, जैसे उनको फील होगा कि हाँ मौसम चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे पक्षी है, जैसे बर्ड है, घोंसले से बाहर तब आते हैं जब सूरज निकलता है। अगर सूरज 4 दिन ना निकले तो बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट, मतलब अगर किसी वजह से सूरज ना निकले तो बहुत सारे एनिमल मर जाएंगे, प्लांट जो है डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास सेंस है कि सनलाइट आ गई मतलब अब बाहर निकल जाओ, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल, सभी चीज़ें क्या होती हैं, सेल की बनी होती हैं। अब सेल से मिलकर टिश्यू की बनी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ में आर्गन होता है, कुछ में आर्गन सिस्टम होता है। हम एक एक करके स्टूडेंट, ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक एक करके हर एक लेसन कवर करेंगे, एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, ठीक है। ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से डिफाइन होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्शियसनेस की, ह्यूमन बीइंग क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब सवाल ये आता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्यों, क्योंकि हमारा पर्पज़ है, ठीक है ना, हम अपना जो चीज़ चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम अच्छे से फील कर सकते हैं, आने वाले दिन का भी थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, मौसम का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एनिमल और हम में बहुत डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हाँ दिन क्या है, रात क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं, अगर सूरज नहीं निकलेगा तब भी हम लोग हाँ समझेंगे कि हाँ क्यों नहीं निकल रहा है, उसके पीछे लग जाएंगे, पड़ जाएंगे कि मतलब क्या आखिर क्या चल रहा है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हम खुद को समझते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं खुद को समझ रहा हूँ कि मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। अगर मैं दबंग की तरह, सलमान खान की तरह चश्मा यहाँ पर कॉलर पे लगा के चलूँ तो अगर पढ़ाऊँ तो कैसा लगेगा, ऑड लगेगा। मतलब जिसका हमें पता है कि जिसका जो काम है वो काम कर रहा है। आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर घर में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनका काम बिजनेस है, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब खुद को अच्छे से समझ रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और प्रॉपर्टीज होती है एडाप्टेशन, मतलब एडाप्ट कर लेना इन्वायरमेंट के हिसाब से, और होम्योस्टैटिस की, ठीक है। लेकिन जो ये मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, ये सब क्या है स्टूडेंट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ये तीन जो है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सब क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मतलब ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना मस्ट है, समझ रहे हो ना। होम्योस्टैटिस क्या होती है स्टूडेंट, अपने बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना। जैसे हमारी बॉडी में 37 डिग्री टेम्परेचर है, हमारी क्या, आपके भी, ह्यूमन बीइंग के। तो बाहर अगर टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए, अंदर का 37 रहता है। आखिर क्यों, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब उस रिएक्शन से टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है, अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ने न देना, पसीना होने लगता है, जिसकी वजह से 37 रहता है। और ठंड में क्या होता है स्टूडेंट, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, 5 डिग्री 10 डिग्री, अंदर का 37 ही है, कपकपी होती है। और कपकपी में क्या होता है स्टूडेंट, अंदर का टेम्परेचर जो होता है घट नहीं पाता है, 37 पे मेंटेन रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। तो ठीक है स्टूडेंट, यह था जनरल चीज़ें इसमें लिविंग प्रॉपर्टीज़ में। और नॉन लिविंग क्या होगा, जो ये सारी चीज़ें हैं लिविंग में, यही नॉन लिविंग में नहीं होंगी। डिफाइन हो गया डिफरेंस दोनों में। अब मेटाबॉलिक अगर रिएक्शन की बात करें, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब में जो हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है वो हम टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है, किसी सेल के अंदर नहीं है, इसलिए वो क्या है, मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसी को बोलेंगे जो बॉडी के अंदर हो, लिविंग थिंग के अंदर हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारा था एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें कुछ तो दिख नहीं रहा है, और
और रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट, जैसे कि हाँ यहाँ पर रिप्रोडक्शन में कुछ दिया है एग्जाम्पल्स टाइप में। मेरा एक लेक्चर है स्टूडेंट क्लास 12th का, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को एक बार डिफाइन किया गया है। यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे एल्गी पढ़ाएंगे तो एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बढ़िया से, फंगी पढ़ाएंगे तो फंगी का पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे जानो, जो आप लोग 10th तक पढ़ कर आए हो, नहीं जानते हो थोड़ा सुन लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एनसीईआरटी में दिया है ना आपके कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, वो अपने ही जैसे प्रोजेनी को बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लोन नहीं होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा वेरिएशन होता है। इसलिए हम कौन से रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे प्रोजेनी को बनाता है, ठीक है। या तो वो अधिक मिलती है, ठीक है, ज़्यादा मिलती है अपने पेरेंट्स से, या तो कम मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे फंगी में भी क्या होता है, लाखों असेक्सुअल स्पोर बनते हैं। असेक्सुअल स्पोर होता है क्या कि उसकी बॉडी में एक स्पोर बनता है और वो स्पोर ब्रस्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। उस स्पोर से नया फंगी बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और हाइड्रा और ईस्ट में देखते हैं तो बडिंग होती है, और प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। फ्लैट वार्म में आता है प्लेनेरिया, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन मतलब होता है मार्फोलैक्सिस टाइप का, ठीक है। और एक होता है कि जैसे लिजार्ड वगैरह में भी तो रीजनरेशन होता है, लेकिन वो अगर टेल गिर गई तो टेल से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, उस छिपकली पे नई टेल आ जाएगी। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का रीजनरेशन, लेकिन ट्रू नहीं है, इपीमार्फोसिस टाइप का है। मैं लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, क्लास 12th का है, उसे आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इसे बढ़िया से नोट कर लो, और एनसीईआरटी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, और बहुत मज़ा आने वाला है अभी स्टूडेंट। अभी बायोलॉजी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और एक तरफ केमिस्ट्री भी चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, डटे रहना है और पढ़ाई करना है। घर बैठे रहो और अच्छे से रहो, लेकिन आप पढ़ाई करो फिलहाल इस टाइम, ताकि जब आप टाइम बीत जाए तो ये एहसास नहीं हो कि लॉस कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।